हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रोहित और आप देख रहे हैं क्रिया प्रतिक्रिया। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूं प्रवीण मोहन सर का ही है, पर ये वीडियो बहुत खास है। और इसलिए खास है क्योंकि इस वीडियो में प्रवीण मोहन सर ने जिस पर वीडियो बनाई है वो उसका नाम दुनिया भर में है और उस पे विवाद भी बहुत होते हैं। तो इसीलिए आज उस विवाद के पीछे के कारण क्या है उनको जानने के लिए आज हम प्रवीण मोहन सर का वीडियो देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हे गाइस, मैं ताजमहल में हूँ और यहाँ हम फर्श पर एक रहस्यमय मार्ग देख सकते हैं जो सीधे भूमिगत हो जाता है। अब अगर हम करीब से देखें तो यह ना केवल जालीदार धातु के दरवाजे से बंद है, बल्कि अगर आप दरवाजों के अंदर देखते हैं तो इसे लकड़ी के बोर्ड से ढक दिया गया है। इसका न केवल यह अर्थ है कि आपको इस मार्ग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, बल्कि आपको यह देखने की भी अनुमति नहीं है कि अंदर क्या है। यह भूमिगत मार्ग कहाँ जा रहा है? यह ताजमहल की मुख्य संरचना के ठीक बाहर स्थित है। लेकिन अगर हम ताजमहल के अंदर चलते हैं तो आप एक और विशाल मार्ग देख सकते हैं जो भूमिगत हो जाता है। यह भी बंद है, लेकिन एक संकेत है जो कहता है कि यहाँ मत रुको और इस बंद मार्ग की तस्वीरें मत लो। एक सीलबंद मार्ग की फोटो क्यों नहीं खींची जानी चाहिए? क्या ताजमहल के नीचे सच में एक गुप्त तहखाना है? अधिकारी अनिच्छा से स्वीकार करते हैं कि ताजमहल में एक भूमिगत क्षेत्र है और वे कहते हैं कि एक कक्ष है जिसमें राजा शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज की कब्रें हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर हम दो और कब्रें भी देख सकते हैं जो उन राजा और रानी की ही कब्रें हैं। किसी मृत व्यक्ति को दो कब्रों की आवश्यकता क्यों होगी, एक जमीनी स्तर पर और दूसरी भूमिगत? उनका कहना है कि भूमिगत कक्ष और मकबरे भी बाकी ताजमहल की तरह ही सफेद संगमरमर से बने हैं, जो कि पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना है। लेकिन क्या ताजमहल पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना है? ताजमहल को लेके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ आती है कि एक तो जो मुगल्स थे वो कोई हितैषी तो नहीं थे भारत देश के। वो लूटने आए थे, ये सबको सब जानते हैं। उन्होंने बस यहाँ इसलिए रुक गए क्योंकि और कहीं इतना ज़्यादा जो सहूलियतें थी, इतना ज़्यादा जो पैसा था, इतना ज़्यादा खाने पीने, मतलब हर चीज़ की सहूलियत उस वक्त के हिसाब से सबसे ज़्यादा भारत में ही थी। ये सब जानते हैं। एक वक्त था, बोलते हैं एक जो केजीबी का एक एजेंट था। केजीबी एक जो अपना सोवियत यूनियन है उसका एक बहुत ही गुप्त, बोलते हैं ना, संस्था थी केजीबी, जैसे अपने रो है। तो वो आदमी बोलता है अपने इंटरव्यू में, उसने बोला कि जब हम आज से 6-7 हज़ार साल पहले, जब हम लोग यूरोपियन या फिर बाकी कहीं पे भी जब लोग कच्चा मांस खाते थे या फिर उनका रहने सहने की तरीका नहीं था, उस वक्त हमारे जो यहाँ की सिविलाइजेशन थी वो वेल डेवलप्ड थी, वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। तो इसलिए अब उस वक्त अगर वेल डेवलप्ड, आज से 6-7 हज़ार साल पहले वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन यहाँ पे थी, तो सोचिए, इसीलिए तो लुटेरे जितने भी आए वो इधर ही आके क्यों रुके। जो भी इस्लामिक लुटेरे थे, जो भी थे, चाहे मुगल्स हो चाहे खिलजीज हो, तो वो यहाँ आके क्यों रुके? अगर उनको अपना विस्तार ही करना था तो आगे निकल जाते, है ना। पर वो आगे नहीं निकले क्योंकि उनको भी पता था ये भारत है, यहाँ मतलब हर तरह की सहूलियत है। सच्चाई को समझने के लिए आइए उस तरफ चलते हैं जहां आगंतुक कभी नहीं जाते। हमें पास की नदी की तरफ जाना है और फिर देखना है कि क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इसका एक विशाल आधार है जो सफेद संगमरमर से नहीं बल्कि लाल बलुआ पत्थर से बना है। वास्तव में ये ताजमहल के मतलब जो ताजमहल बनाया गया उसके लिए पहले एक बड़ा सारा प्लेटफॉर्म बनाया गया। अब प्लेटफॉर्म तभी बनाते हैं
जब या तो नीचे कुछ हो उसको छुपाना हो, और या फिर एक बोलते हैं ना, अगर कोई बड़ी चीज़ बनानी है और नीचे की ज़मीन खोखली है, तो उसके लिए पहले एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, बड़ी नींव रख के। चारों ओर की सभी संरचनाएं लाल बलुआ पत्थर से बनी लाल हैं। बलुआ पत्थर। यह तथ्य नदी के किनारे से सबसे सही प्रकार से दिखाई देता है। भूमिगत मार्ग याद है जिसे बंद कर दिया गया था, यह भी नदी के किनारे स्थित है। मार्ग स्पष्ट रूप से लाल बलुआ पत्थर से बना है, लेकिन फर्श पर सामग्री को देखिए, यह भी लाल बलुआ पत्थर है। नदी के किनारे देखें, यहाँ कुछ बहुत ही रोचक छिपा है। क्या आपने तहखाने पर इस अजीब आयत को देखा? यह प्रवेश द्वारों में से एक है जो सीधे ताजमहल के भूमिगत क्षेत्र में जाता है। हम इसके बारे में कैसे जानते हैं? क्योंकि मार्विन मिल्स नाम के एक अमेरिकन वास्तुकार तो कोई बहुत ही पुरानी फोटो दिख रही है, मतलब ताजमहल के नीचे एक गेट है, ये गेट दिख रहा है, मतलब नीचे कुछ खोखली जगह थी, मतलब अभी वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। वैसे एक बात बता दूं कि काफ़ी लोगों का ये भी कहना है, क्योंकि ये जो मुगल्स वगैरह थे वो मंदिर हमारे तोड़ते थे, हिंदुओं के मंदिर तोड़ के उसके ऊपर अपनी मस्जिद बनाते थे। आज का ज्ञानवापी या जैसे बाबरी मस्जिद है, तो वो मंदिर तोड़ के उसके ऊपर बनाया गया है। तो क्या पता ताजमहल भी ऐसे ही बनाया हो, क्या पता। ने 1974 में इसकी स्पष्ट तस्वीरें ली 1974, और इसमें लकड़ी के दरवाजे थे, लेकिन ताला लगा हुआ था, इसलिए वह नहीं देख सकते थे कि अंदर क्या है। उसने दरवाजे से लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए भेजा, और परिणाम से पता चला कि लकड़ी ताजमहल से कम 250 साल पहले की है। समाचार पत्रों में सूचना के तुरंत बाद अधिकारियों ने लकड़ी के दरवाजे को ताजमहल बनने के 250 साल पहले की, मतलब वहां पे पहले कुछ था। अब मुगल्स कोई दूध के दूल्हे तो है नहीं, मतलब जो भी वहां पे चीज थी उसको पहले तोड़ा है उन्होंने और फिर उसके ऊपर ताजमहल बनाया है ना। हटा दिया और इसे ईंटों और प्लास्टर से बंद कर दिया। यही कारण है कि यह अब एक अलग रंग में दिखाई देता है। सरकार ताजमहल के भूमिगत क्षेत्र की ओर जाने वाले सभी प्रवेश द्वारों को बार बार सील क्यों कर रही है? अधिकारियों ने एक अजीबोगरीब स्पष्टीकरण दिया है। उनके अनुसार तहखाने में राजा और रानी के ममीकृत शव हैं। यदि ये शरीर वातावरण के संपर्क में आते हैं तो वे दूषित हो जाएंगे। उनका कहना है कि इसी वजह से बेसमेंट के सभी प्रवेश द्वारों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, ताकि बेसमेंट को एयरटाइट रखा जा सके। यह वास्तव में अजीब है, क्योंकि ये तो हद हो गई। मम्मीज चाहे कैसी भी हो, अगर मम्मीज वाला लेप लगाया हुआ है फिर वो खराब नहीं हो सकती सालों साल तक, सैकड़ों साल निकल जाते हैं, खराब नहीं होती। ये कोई तर्क नहीं है, मतलब वो कुछ छुपाना चाह रहे हैं। ताजमहल का फर्श वेंटिलेशन शाफ्ट से भरा है जो सीधे भूमिगत हो जाती हैं। यदि आप भीतर देखें तो वे इतने गहरे हैं कि बस अंधेरा होता जाता है। यदि अधिकारी वास्तव में मम्मियों को हवा के संपर्क में आने से रोक रहे हैं, जो पहले से ही संगमरमर के मकबरों के अंदर बंद हैं, तो उन्होंने इन झरोकों को खुला क्यों छोड़ दिया है? उन्हें केवल बड़े छेदों को ही बंद क्यों करना पड़ता है जिसके माध्यम से मनुष्य प्रवेश कर सकते हैं? यह समझना आसान है कि अधिकारियों को हवा के अंदर जाने की परवाह नहीं है, लेकिन यह नहीं चाहते कि मनुष्य भूमिगत क्षेत्र में प्रवेश करें। यदि ताजमहल के तहखाने में केवल राजा और रानी की कब्रें हैं, तो हम एक ही कक्ष तक पहुंचने के लिए कई मार्ग क्यों देखते हैं? और लकड़ी के दरवाजे पर कार्बन डेटिंग के सबूत क्यों दिखाते हैं कि इसे ताजमहल से सदियों पहले बनाया गया था?
क्या यह संभव है कि ताजमहल के चारों ओर तहखाना और बाकी संरचनाएं राजा शाहजहां से सदियों पहले बनी हो? इसे समझने के लिए हमें राजा शाहजहां के दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखित पतशाहनामा नामक पुस्तक को पढ़ना होगा। यह किताब महारानी की याद में ताजमहल बनाने के राजा के फैसले की व्याख्या करती है, लेकिन वही किताब वास्तव में यह साबित करती है कि इसके आसपास के बाकी ढांचे पहले से ही मौजूद थे। यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि राजा शाहजहां ने ताजमहल को खाली जमीन पर नहीं बनवाया था, बल्कि जय सिंह नामक एक अन्य राजा से पुश्तैनी महल या हवेली खरीदी थी और फिर उस स्थान पर सफेद संगमरमर की संरचना का निर्माण करवाया था। यह बहुत ही पेचीदा है, क्योंकि अगर राजा शाहजहां ताजमहल बनाना चाहता था तो वह इसे उसी क्षेत्र में कहीं भी बना सकता था। पूरा क्षेत्र अभी भी खाली है। लेकिन ये आधी बात उन्होंने लिखी है कि किसी दूसरी जगह पर बनाया था। अब हमारे जो राजा थे वो ऐसे ही तो कोई जमीन देते नहीं थे, और इनका स्वभाव छीनने का रहा है। मुगलों का स्वभाव हमेशा से छीनने का रहा है। तो इसका मतलब साफ है वो चीज छीनी ही गई है और उसके ऊपर फिर बनाया है। अब उसके नीचे लोग भी बहुत लोग दावा करते हैं कि वहाँ पे भोलेनाथ का, शिव जी का मंदिर था, तेजो महालय बोल के मंदिर था, और उसको तोड़ के उसके ऊपर ताजमहल बनाया है। वैसे प्रमाण देख सकते हैं ना, ज्ञानवापी मस्जिद है जो, वो उसकी जो दीवार है, एक साइड की दीवार है, वो पूरी मंदिर की दीवार है, कोई अंधा भी छू के बता सकता है। इसके बजाय उन्होंने एक मौजूदा संरचना खरीदने का फैसला किया और उस पर ताजमहल का निर्माण किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ताजमहल का निर्माण सफेद संगमरमर की संरचना अपने आप में एक स्मारकीय परियोजना थी। वास्तव में राजा शाहजहां इसकी वजह से लगभग दिवालिया हो गया था। अगर उन्होंने ताजमहल को खाली जमीन पर बनाने का फैसला लिया होता, खासकर नदी के पास, तो खर्च और प्रयास दोगुने हो जाते, क्योंकि तब उन्हें एक विशाल नींव बनानी पड़ती। हवाई दृश्य वास्तव में पुष्टि करता है कि तहखाने और बाकी संरचनाएं ताजमहल से बहुत पहले बनाई गई थीं। सभी प्राचीन संरचनाएं पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर और ईंटों से बनी हैं और एक किले से मिलती जुलती हैं। इन्हें केवल राजा शाहजहां द्वारा शीर्ष पर सफेद संगमरमर के गुंबदों को जोड़कर संशोधित किया गया था। यह एक बहुत ही चतुर वास्तु संशोधन है, क्योंकि हम इसे जमीनी दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। अब ताजमहल के भूमिगत क्षेत्र में वापस चलते हैं। यह स्पष्ट है कि यह क्षेत्र ताजमहल से पहले का है, लेकिन इसके अंदर क्या है? क्या यह संभव है कि तहखाने में वास्तव में साफ दिख रहा है, सिर्फ ऊपर की चीज हटा के उन्होंने अलग दिया लगाया है। ये इसी तरह से करते आए हैं, मंदिर के ऊपर का हटा के अपना गुब्बारा लगा देते थे मस्जिद का। एक प्राचीन रहस्य हो जिसे अधिकारी नहीं चाहते कि हम इसका पता लगाएं। क्या आपने सीलबंद मार्ग के ऊपर बिखरे सिक्कों को देखा है? ये स्थानीय लोगों द्वारा दिया गया धार्मिक चढ़ावा है, जो मानते हैं कि भूमिगत संरचना प्राचीन देवताओं का मंदिर है। स्थानीय लोग इस मंदिर को बादलगढ़ मंदिर के रूप में संदर्भित करते हैं और दावा करते हैं कि यह कई कई मील तक भूमिगत है। इसलिए मैंने बादलगढ़ के लिए गूगल मानचित्र खोजे और निकटतम बादलगढ़ लगभग 270 मील दूर है। क्या एक प्राचीन मंदिर 270 मील तक भूमिगत हो सकता है? यह असंभव सा लगता है। इसलिए मैंने आसपास के क्षेत्रों की खोज शुरू की और फिर मुझे आगरा के किले नामक इस शानदार किले में कुछ बहुत ही दिलचस्प मिला है। यह ताजमहल से महज 2 मील की दूरी पर है। आगरा किले का मूल नाम बादलगढ़ था। इसकी पुष्टि इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने की है, लेकिन फिर हम वही पैटर्न देख सकते हैं। इतिहासकार स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह संरचना केवल राजा अकबर द्वारा संशोधित की गई थी। ये चीज अब धीरे धीरे पूरी तरह से साफ होती जा रही है। जो हमें पढ़ाया गया कि मुगल आए, उन्होंने राज किया, उन्होंने हमें नई नई चीजें दी, एक नंबर की
झूठी बातें हैं, कुछ नहीं दिया, हमसे लूटा है उन लोगों ने और हम पर कब्जा किया। ये बातें धीरे धीरे साफ होती जा रही है। मतलब हमें जो इतिहास में पढ़ाया गया वो उसमें मुझे लगता है 90% बातें गलत ही पढ़ाई गई हैं कि महान थे अशोक अकबर महान। सच्ची में मुझे ना कभी कभी गुस्सा आता है कि हम किस देश में रह रहे हैं कि यहाँ के हम मेजॉरिटी होके हमारे साथ जो बुरा हुआ है उस बुराई को छुपा के हमें उन्हीं बुरे लोगों की अच्छाई पढ़ाई गई। थी जो राजा शाहजहां के दादा हैं। आप देख सकते हैं कि जहां मुख्य संरचनाएं लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं, वहीं गुंबद किसी अन्य सामग्री से बने हैं। यह एक साफ दिख रहा है। मतलब जहाँ पे हमारे जो स्ट्रक्चर होते हैं उस पे जो गुंबद लगे रहते हैं वो उनका जो डिज़ाइन होता है वो बहुत अलग होता है। अलग अलग टाइप से हम बनाते हैं। हमारे राजा महाराजाओं के किले वगैरह पे जहाँ कहीं पे भी गुंबद टाइप का आएगा ना उसकी संरचना थोड़ी अलग रहती है और इनकी संरचना मस्जिद जैसी रहती है। एक गोल कटोरा होता है ना उसको उल्टा कर दो उसके जैसी होती है। और यहाँ पे साफ दिख रहा है कि उन्होंने गुंबद अलग लगाए रखे हैं। लुभावना किला है, लेकिन यहाँ मुझे एक भूमिगत मार्ग या कम से कम एक छोटी सुरंग की तलाश है। और आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ एक विशाल आयताकार मार्ग है जो सीधे भूमिगत हो जाता है और जालीदार दरवाजे हैं, लेकिन फिर से जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह बंद है। मुझे टूर गाइड्स द्वारा बताया गया है कि यह वास्तव में एक पुराना मार्ग है जो कि भूमिगत हो जाता है और अब इसका उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन किसी के गिरने और दुर्घटना होने से रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा इसे बंद कर दिया गया है। अब समस्या यह है, बंद नहीं किया, इसको सच्चाई छुपाने के लिए किया गया। सच को छुपाने के लिए ये बंद किया है कि यह मार्ग अंदर से बंद है। यही कारण है कि आपको ताले के इस तरफ एक चाबी का छेद दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब यह है कि कम से कम एक व्यक्ति इसके अंदर है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इन भूमिगत सुविधाओं का उपयोग कौन कर रहा है और क्यों? और फिर हम आगरा के किले में भी इसी तरह के वेंटिलेशन शाफ्ट को लंबवत नीचे की ओर क्यों देखते हैं? और यहाँ हम नीचे जाने वाली सीढ़ियों को देख सकते हैं। हमेशा की तरह यह भी बंद है, लेकिन कम से कम हम देख सकते हैं कि अंदर क्या है। यह सिर्फ एक छोटी सुरंग नहीं है, बल्कि आप यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प देख सकते हैं। एक गुंबद के आकार का मेहराब जो कि मुगल वास्तुकला की विशेषता है। इस निषिद्ध क्षेत्र में पहली नजर से पता चलता है कि ये निर्माण प्राचीन नहीं हो सकते हैं। वे वास्तव में राजा अकबर या उनके वंशजों द्वारा बनाए गए थे। और फिर यहाँ एक छेद से झांकने पर हम कुछ ठोस प्रमाण देख सकते हैं कि भूमिगत संरचनाएं प्राचीन काल की हैं। वर्गाकार आधार वाला 8 मुखी स्तंभ जो लगभग सभी प्राचीन भारतीय मंदिरों में पाया जाता है। वस्तुतः प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका एक नाम है। इसे अष्टकोण स्तंभ कहते हैं। आप इन बहुआयामी खंभों को भारत के लगभग किसी भी प्राचीन मंदिर में देख सकते हैं। यहाँ तक कि हम्पी के संगीतमय स्तंभ भी बहुआयामी हैं। ध्यान दें कि स्तंभ भी लाल बलुआ पत्थर से बना है, वही सामग्री जिसका उपयोग ताजमहल के तहखाने को बनाने में किया गया था। और ये सदियों जो हमारे खंबे हैं, खंबे यहाँ पे जितने भी बने हुए हैं वो खंबे एक हमारे जो राजपूत घराने के लोग होते थे वो लोग इस तरह के खंबे बनाते थे। पर इनके जो खंबे हैं या बाहर के अफगानिस्तान में या फिर इनके बाहर के देशों में जो मिडिल ईस्ट के हैं वहाँ पे खंबे गोल होते हैं। हर जगह की एक वास्तुकला होती है और यहाँ पे वास्तुकला मिक्स दिखाई दे रही है।
तो मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये साफ होता है कि इन लोगों ने जो जिनके बारे में हमें पढ़ाया गया कि ये अच्छे लोग थे, बस बाहर से आए, शासन किया, हमें इतने नई नई चीजें दी, आविष्कार जी। सच में अभी मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा तो इन मुगलों के जो चमचे हैं वो नाराज हो जाएंगे। वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, सच है ये, और सच को अगर तो कोई बात छुपाना बनी चाहे नई ईंट की या फिर सच के दीवारें हैं ऊपर किसी जो की प्राचीन भूमिगत संरचना को जलने लगे संशोधित करती तो हैं। जले और इस क्षेत्र को हजारों। देखें, एक समान अष्टकोणीय स्तंभ हटा दिया गया है क्योंकि यह नए ईंट के निर्माण में हस्तक्षेप कर रहा था। यह स्पष्ट है कि राजा अकबर या शाहजहां ने इन नई दीवारों का निर्माण किया था। यही वजह है कि वे नई दिखती हैं, लेकिन स्तंभ बहुत पुराना दिखता है। इससे साबित होता है कि एक प्राचीन भूमिगत संरचना है जो हमसे छिपी हुई है, जिसके ऊपर यह किला और ताजमहल दोनों बने हैं। याद रखें, मैंने कहा था कि ताजमहल और आगरा किले के बीच की दूरी लगभग 2 मील है। आगरा के किले से ताजमहल ऐसा दिखता है। इसका मतलब है कि उनके बीच में एक विशाल भूमिगत शहर फैला है जो एलोरा गुफाओं के भूमिगत शहर की तरह है। हो सकता है। तो आप क्या सोचते हैं, ताजमहल के अंदर सीलबंद तहखाना क्यों है? भूमिगत होने वाले इस प्रवेश मार्ग के पीछे क्या है? स्थानीय लोग इस मार्ग की पूजा क्यों करते हैं? लकड़ी के दरवाजे के रेडियो कार्बन डेटिंग से क्या तथ्य प्राप्त होता है? अधिकारियों ने तुरंत इसे ईंटों से क्यों ढक दिया? हम इन वेंटिलेशन शाफ्ट की व्याख्या कैसे कर सकते हैं? ताजमहल से मीलों दूर आगरा के किले में यह दरवाजा अंदर से क्यों बंद है? अंदर पाए गए प्राचीन स्तंभ के बारे में हम क्या कह सकते हैं? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी जगहों पर ताला क्यों लगाया गया है। मेरी समझ से इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह किसी प्रकार की गुप्त भूमिगत सुविधा है, एक प्राचीन रहस्य जो हमसे छिपा हुआ है। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी यहाँ पे बात ये है कि जो चीजें हमसे छुपाई जा रही है वो क्यों छुपाई जा रही है। छुपाने वाली चीजें वही होती है जो गलत होती है। जो चीजें गलत होती है वो उसी चीजों को छुपाया जाता है। आज मुगलों ने यहाँ पे एक वीडियो में मैंने पहले देखा था, काफ़ी टाइम पहले देखा था, जो ताजमहल है उनमें जो नक्काशियाँ की गई है या जो पेंटिंग वगैरह की गई है वो पेंटिंग्स भारत के मंदिरों में की जाती है। भारत के मंदिरों में जो फूलों की लताएं मालाएं होती है वो सिर्फ मंदिरों में की जाती है, मस्जिदों में नहीं की जाती। इस्लामिक स्ट्रक्चर में ऐसी चीज़ें बनाना उनके रिलीजन के हिसाब से हराम माना जाता है। और यहाँ तक कि जो ताजमहल है उसका जो टॉप है, टॉप के ऊपर एक कलश का सिंबल भी बनाया हुआ है। बहुत ऊपर है, नीचे से डायरेक्ट खुली आंखों से नहीं दिखाई देता, कैमरे से ही दिखाई देता है। तो वो चीज़ भी देखो आप, कलश हमारा सनातन धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। पूजा वगैरह के टाइम पे हम बहुत पवित्र मानते हैं उस चीज़ को, और वो मंदिरों में होती है। तो ये चीज़ मस्जिद पर कैसे होगी, एक इस्लामिक स्ट्रक्चर पे कैसे? तो मतलब साफ है, जिन्होंने बनाया वो हमारे लोग थे, उन्हीं को ही अच्छे से अच्छी चीज़ें बनानी आती थी। उन्होंने बनाई और उन्होंने कुछ संकेत छोड़े। अब यह क्या बोले इस चीज़ पर। मुगलों ने जो किया वो हमसे हमेशा से छुपाया गया। इतने सारे जो इस्लामिक इन्वेडर आए हैं भारत में, सब लूटने आए, गौरी हो, खिलजी हो, सब लूटने आए थे। ये तो बात पक्की हो गई है। और यहाँ पे धीरे धीरे ये भी पता चलता जा रहा है कि हमारे मंदिरों को तोड़ के, हमारे स्ट्रक्चरों को तोड़ के इन लोगों ने अपनी चीज़ें बनाई।
और इतनी खूबसूरत जो चीज़ है, ताजमहल को जितना खूबसूरत बनाया गया है, जितनी मेहनत लगी है उस पे, जैसा कि बोला कि वो दिवालिया हो गया, मतलब वो कितनी महंगी चीज़ थी उस वक्त के टाइम पे। इतनी महंगी चीज़ अगर बनाई है और इतनी खूबसूरत बनाई है, तो ऐसी चीज़ मुझे कहीं बाहर क्यों नहीं मिलती? कोई मिडल ईस्ट में या फिर अफगानिस्तान में, वहाँ पे मुझे देखने को क्यों नहीं मिलती? क्योंकि सारा का सारा इंजीनियरिंग ज्ञान यहीं पर था। यहाँ के लोगों ने वो ताजमहल बनाया। ताजमहल बना के ये भी तो प्रसिद्ध है ना कि भाई जिन्होंने ताजमहल बनाया उनके हाथ काट दिए थे ताकि ऐसी चीज़ दोबारा ना बन सके। अरे ऐसी चीज़ बनाने के लिए यहाँ पे लोग और भी बैठे हैं। तो 100 बात की यहाँ पे एक ही बात है कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इनमें काफ़ी चीज़ें हमसे इसीलिए छुपाई गई है, इसीलिए हमसे ये सब चीज़ें छुपाई गई है ताकि उनका सच सामने आ ना सके। पर आज के टाइम में सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। तो इस वीडियो पे आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।